नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस के एक और अद्भुत सेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम 6 टॉपिक आज कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एसईजेड्स इन इंडिया। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर हम बात करेंगे, कैसे एरियाज होते हैं, क्या किसके क्राइटेरिया हैं, क्या चैलेंजेस हैं। देन पीएलआई स्कीम अभी आई है स्टील सेक्टर में। स्टील सेक्टर में भी खासकर बात करें तो स्पेशलिटी स्टील के लिए आई है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर क्या है, एएमआर इस पे बात करेंगे। यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है और एक बार नहीं बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद आरजीएसए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, फिर रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है। एंड फिर पर्सनैलिटी इन न्यूज चंद्रशेखर आजाद, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये 6 के 6 हमारे टॉपिक्स है। एंड फाइनली MCQs फॉर प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। सबसे पहला है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं। ये एक ऐसी टेरिटरी होती है जो ड्यूटी फ्री होती है, इसमें फिस्कल कंसेशन होता है, मतलब इस पे आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि स्पेशल है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ के जो कानून होते हैं, कमर्शियल लॉज होते हैं, बिजनेस करने के तरीके होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तरीके होते हैं, सब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अगर हम हिंटरलैंड ज्योग्राफी की बात करें, उनके साथ अगर इसको कंपेयर करें। SEZs are created also to better administer these areas, thereby increasing the ease of doing business. आप जानते हैं एशिया का पहला EPZ, EPZ का मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। तो एशिया का पहला जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था वो कांधला गुजरात 1965 में स्टैब्लिश किया गया था। कई बार ये सवाल पेपर में आ चुका है, बहुत अलग अलग तरीके के स्टेट लेवल सर्विसेज की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। While these EPZs had a similar structure to SEZs, तो पहले SEZ का देखिए चलन क्या था कि 2000 से लेके 2006 में इसका चलन खूब रहा। बेसिकली चाइना का मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुआ। उससे पहले EPZ का मॉडल चलता था, और EPZ का आप जानते हैं कि एशिया का पहला कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, गुजरात में, कांडला में, और वो भी 1965 में। और SEZ वगैरह जो है 2000 से बनने शुरू हुई, जब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई 2000 से लेकर 2006 तक के लिए। उसी बीच में ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 पारित किया गया। इस एक्ट के तहत कुछ नियम बनाए गए, उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ हम अपने SEZ को क्रिएट करेंगे। तो टोटल मिलाकर अभी एट प्रेजेंट 379 SEZs हैं भारत के अंदर में नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 265 जो है वो ऑपरेशनल है। और इनमें से ज़्यादातर यानी कि 64% आउट ऑफ 379 आर लोकेटेड इन द 5 स्टेट्स, एंड दीज स्टेट्स आर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इसका मैं इन्फोग्राफिक भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इनके अप्रूवल के लिए, क्योंकि ये एरिया हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं, तो अप्रूवल भी लेना पड़ेगा ना। तो कौन सी बॉडी इसको अप्रूव करेगी? तो इनके अप्रूवल के लिए जो एपेक्स बॉडी है वो आती है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको लेके एक कमेटी भी है, बाबा कल्याणी कमेटी। इसका नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। जिसका गठन किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, ताकि इस पे बात की जा सके कि जो SEZ पॉलिसी ऑफ इंडिया है उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने रिकमेंडेशंस दीजिए, जो नवंबर 2018 में दिए भी गए। SEZ पे भी काफ़ी बार सवाल पेपर में आए हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से रिफाइन बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। इसमें चैलेंजेस क्या है कि अभी हाल फिलहाल कोविड-19 की वजह से डिमांड जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है, तो इसमें वो गति नहीं आ पाई है। यहाँ के जो बिजनेस कमर्शियल जो यहाँ पे एंटिटीज़ हैं उसमें उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, राइट। दूसरा, फिर बहुत सारे अब नए नए इकोनॉमिक मॉडल्स बन गए हैं, जैसे कि कोस्टल इकोनॉमिक जोन आ गया है, कॉरिडोर्स आ चुके हैं बहुत सारे, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है, फूड पार्क्स है, मेगा फूड पार्क्स है, टेक्सटाइल पार्क्स हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे इकोनॉमिक मॉडल्स आ चुके हैं, और उनको इंटीग्रेट करके कोई एक इकोनॉमिक मॉडल बनाना और ये कहना कि सिर्फ SEZ ही सबसे बेटर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और इसमें मतलब एशियन नेशन से भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इसमें देखने को मिल रहा है, राइट। और आपको मालूम है कि ये कहाँ का मॉडल है, ये सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस इन्फोग्राफिक को देखते हैं तो बहुत ही कमाल का इन्फोग्राफिक है। इसमें गुजरात, उसमें 19 ऑपरेशनल है, 28 अप्रूव हुए थे। महाराष्ट्र 29 ऑपरेशनल है, 56 अप्रूव हुए थे। कर्नाटका 28 ऑपरेशनल है, 62 अप्रूव हुए थे। आंध्र प्रदेश 19, 31, और तमिलनाडु 36 और 50, राइट। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर वगैरह ऊपर नीचे हो सकता है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मोटा मोटी यही है। सेकेंड स्टोरी पे बात करें तो हमारा है PLI, यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI फॉर
स्टील सेक्टर। तो यूनियन कैबिनेट ने भी हाल फिलहाल पीएलआई स्कीम जो है, आपको मालूम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक तरीके की, तो स्पेशलिटी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल दिया है। उसके लिए एक बजट आउटले भी रखा गया है, लगभग लगभग 6300 करोड़ का है। और बोला गया है कि 5 साल तक का हम आपको टाइम देंगे, 2023 से काउंट करेंगे। तो मतलब 2023 से लेके 2028-29 तक इसे काउंट किया जाएगा। क्यों किया गया? क्योंकि जो भारत का स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का मतलब स्टील होते हैं। इनमें कुछ कैटेगरीज होती है, टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक आ गया आपका कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स आ गए आपके, फिर हायर स्ट्रेंथ वाले स्टील आ गए, फिर स्पेशलिटी रेल्स आ गए, फिर एलॉय स्टील्स आ गए, स्टील वायर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल स्टील्स हो गए। तो इनमें टोटल मिला के कुल 5 कैटेगरीज होती हैं। तो इसको लाया इसलिए गया है क्योंकि भारत का जो स्पेशलिटी स्टील है उसकी प्रोडक्शन 42 मिलियन टन तक का टारगेट लिया गया है 2026-27 के लिए। क्योंकि इसमें देखा यह गया था कि इन्होंने जो टारगेट लिया था प्रोडक्शन का, गवर्नमेंट ने 102 मिलियन टन का टारगेट लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 18 मिलियन टन ही ये कर पाए। और ज्यादातर जो इंपोर्ट्स होते हैं इनमें, उसमें सारा पैसा गवर्नमेंट का चला जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि इसके जो हम टारगेट है, यानी 42 मिलियन टन 2026 तक जो हम टारगेट ले रहे हैं, 18 मिलियन हुआ ही है, इसको 42 तक पहुंचाना है। तो इसको देखते हुए इसको बूस्ट करेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे और एमएसएमई को इस काम में लगाएंगे। भारत की जो एमएसएमई है उसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, इंडियन मिल्स को इसमें शामिल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इसको देखते हुए यूनियन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है कि आप इस काम को कर लीजिए। आउट ऑफ 6.7 मिलियन टन्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ स्टील इन 2020-21, अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन टन जो है वो स्पेशलिटी स्टील से थे, जिसकी वजह से फॉरेक्स से जो पैसा गया वो लगभग लगभग 30,000 करोड़ का था। क्या कुछ डेवलपमेंट्स किए गए हैं इसको लेके भारत में? बिल्कुल है। एक है मिशन पूर्वोदय, जो कि वेस्ट बंगाल में चलाया गया था, जिसका मेन एम था कि हम एक इंटीग्रेटेड स्टील हब जो है वो क्रिएट करेंगे पैन इंडिया में, जिसकी शुरुआत कोलकाता से करेंगे। फिर नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में आई थी, जिसमें सारी बातें की गई थी कि स्टील प्रोडक्शन क्या है, उसको किस तरीके का पॉलिसी सपोर्ट चाहिए, किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को, यानी जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एमएसएमई हैं, इन सबको एक गाइडेंस की ज़रूरत है सरकार के थ्रू। 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। और फिर साथ साथ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0, तो इसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ होगा। तो ये इसमें जो है काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स में आप इसे काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। और ध्यान रखना है आपको कि स्टील नहीं है, दिस इज स्पेशलिटी स्टील, राइट। तो आज आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल कि आयरन और स्टील में क्या फ़र्क है, आप मुझे बताइए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील? और ये कुछ की इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक आपके लिए यहाँ पे लगाया गया है। तीसरी स्टोरी है हमारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये फैलता कैसे है, उससे कुछ समझने के लिए इस चित्र पे चलते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये एंटीबायोटिक्स है, राइट। दीज आर द एंटीबायोटिक्स। हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बंगाली दवा खाने के पास जाते हैं, तो कुछ नहीं करता है, 4 डब्बे होते हैं, उसमें से कुछ कुछ गोले निकाल के दे देता है। अगर हम इस पे बात करें तो अभी तो वैसे खैर नेशनल डॉक्टर्स डे भी था, तो एंटीबायोटिक्स जो वो देते हैं, बॉडी में आपके असर होता है, फिर आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फिर आपको ठीक लगने लगता है, बुखार वगैरह उतर जाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये पशुओं को भी दिया जाता है, एनिमल को दिया जाता है। अब एनिमल को अगर आप देंगे तो एनिमल एक्सक्रीट करेगा, उसको उनका जो फर्टिलाइजर है या फिर जो भी वाटर कंटेनिंग जो भी एनिमल फीसिस हैं, उससे फिर आप क्रॉप्स वगैरह, फूड क्रॉप्स वगैरह उगाएंगे, फर्टिलाइजर्स और इन सब चीज़ों का उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो रेजिस्टेंस इन एंटीबायोटिक्स में था वो तो सबसे पहले एनिमल में गया, और एनिमल से कहाँ चला गया? फूड क्रॉप्स में। अब कई जो लोग हैं वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो डायरेक्ट वो रेजिस्टेंस आप में भी आ जाएगा, और अगर आप वेजिटेरियन है तो भी वो रेजिस्टेंस आप में आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है कि किसी एक पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिया, फिर उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में जैसे ही वो एडमिट होगा तो वहाँ जर्म स्प्रेडिंग के थ्रू या अनक्लीन हैंड्स के थ्रू, हाइजीन मेंटेन नहीं है सही से, तो भी वहाँ से जो है ना ये रेजिस्टेंस फैल सकता है और फिर अल्टीमेटली आप तक भी आ सकता है। तो ये इसका कारण, ये इसका मतलब स्प्रेड होने का पूरा पूरा एक साइकिल है। अब ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है, बेसिक बात ये है कि अभी जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट लेते हैं और आपका बुखार उतर जाता है। अब ये देखा जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने ये कहा है कि ये एंटीबायोटिक्स अब काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको बुखार है, अब आप पैरासीटामोल खाएंगे, आपका बुखार का लेवल नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा तो फिर क्या होगा? आपकी मौत होगी और क्या होगा, राइट। तो
अब इस तरीके से एंटीबायोटिक्स ने काम करना मतलब बंद कर दिया है, क्योंकि बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बॉडी में एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। सो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, राइट, फंगी, पैरासाइट, राइट। एक मिनट, तो दिस इज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट एक्सेट्रा अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी फंगल्स हो गए, एंटी वायरल्स हो गए, एंटी मलेरियल्स हो गए और एंटी हेलेमेटिक्स हो गए, दैट आर यूज टू ट्रीट द इन्फेक्शंस। तो इन्होंने काम करना है, ये जो ड्रग्स हैं सारे, इन्होंने काम करना बंद कर दिया है। दे बिकम इनइफेक्टिव एंड इन्फेक्शन परसिस्ट एंड मे स्प्रेड टू द अदर्स। सो इस तरीके की जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, अगर ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है तो हम उसे सुपर बग्स भी कहते हैं। तो ये आप थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह को यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत और AMR की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला ही है कि ये हमारी टॉप 10 प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और हम WHO के साथ मिलकर इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इंडिया में तो वैसे भी हर कोई अपने आप में एक डॉक्टर है, तो वो कुछ भी उसको हुआ तो वो एक क्रोसिन की गोली ले लेता है, पैरासीटामोल की गोली ले लेता है। तो उसके कारण क्या होता है कि बेसिक आपका एक रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है, और अगर ये ऐसा पैदा होता गया सभी के अंदर में, तो फिर ये साइकिल फिर प्रोसेस स्टार्ट करेगी, और फिर ये मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं सभी में फैल जाएगा। तो बहुत ही चिंता का विषय है, और इस पर मिनिस्ट्री जो है वो नज़र बना के रखी हुई है, राइट। अगली स्टोरी पे चलें, दैट इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये अपने आप में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिससे 2018-19 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया था। 2018 में ही इसको लॉन्च किया गया, और इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना, यानी जो पंचायती राज सिस्टम है उनको एक मजबूती प्रदान करना, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को खुद ही मैनेज कर सके, राइट। इसको, ये जो अभियान है इसको मिशन अंत्योदय के साथ कन्वर्ज किया गया था, और साथ ही साथ 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, उसमें इसको पूरी तरीके से फैलाया गया, इस अभियान को चलाया गया। तो इसका जो मेन मोटो था इस अभियान का वो ये था, सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। तो एक इसमें क्या जोड़ दिया गया, सबका गांव जोड़ दिया गया। अभी आप जानते हैं कि इस अभियान ने लगभग 2.5 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मदद की है, उनकी मतलब कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया है, लोकल गवर्नेंस को बढ़ाया है, उनको फोकस प्रदान किया है, साथ ही साथ किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है रिसोर्सेज की गांव जैसे इलाकों में, तो वो सब इसमें मतलब बताया गया है। ये स्कीम सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है, और ये इसमें आती है पार्ट 9, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भाग 9 में ये दिया जाता है, राइट। इट विल स्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ PRIs एट द नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विद एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मोटा मोटी इसमें बातें थी कि किस तरीके से हम पंचायत को मतलब एक मजबूती प्रदान कर पाएँ, उनको रीऑर्गेनाइज कर पाएँ अच्छे तरीके से। तो ये पूरा बेसिक स्कीम वही है जिसका मोटो है सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास। ये इन्फोग्राफिक है, इसमें पूरी जो है अच्छी जानकारी पूरा यहाँ इसमें लिस्टअप कर दिया गया। वीडियो को पॉज करके आराम से इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ और स्कीम्स भी हैं, जैसे कि नेशनल प्लान ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस, मिशन मोड प्रोजेक्ट्स ऑफ ई पंचायत, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ PRIs, इस पर हम बात कर चुके हैं, और ये सारे के सारे SDG गोल्स के साथ बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से अलाइंड है। नेक्स्ट जो स्टोरी है हमारी, दैट इज रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को नीति आयोग ने IEA के साथ मिलकर लॉन्च किया है। 22 जुलाई को ये रिपोर्ट आई थी। तो आज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट थ्रेड में बिल्कुल आंसर कीजिएगा कि IEA का हेडक्वार्टर है कहाँ। ये जो जॉइंट रिपोर्ट है इसमें भारत को सपोर्ट किया गया इस रिपोर्ट में, कि भारत ने जो अपना एजेंडा लिया हुआ है क्लीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, वो बहुत ही बेस्ट है। और अगर भारत इस पर डटा रहा तो काफ़ी कुछ देखने को, काफ़ी ट्रांजिशन जो है देखने को मिल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, खासकर ऐसे राज्यों में जो कि रिन्यूएबल रिच हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात। दीज आर द स्टेट्स विच आर रिन्यूएबल रिच स्टेट्स। इस रिपोर्ट के जो मेन एजेंडा थे वो ये थे कि भारत ने जो अपना टारगेट लिया हुआ है कि हम 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का, इसे हम अचीव करेंगे।
अब इसको अचीव करने के लिए इसमें इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी, रेगुलेटरी बॉडीज के एक्टिवनेस की जरूरत होगी, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज किया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ कुछ आपको इनिशिएटिव जो है इसमें लॉन्च करने पड़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो है इस रिपोर्ट में पूरा बढ़िया से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ ऐसे स्टेट को मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी की जो पावर है एब्जॉर्ब करने की वो मैक्सिमम। साथ ही साथ इसमें जो डिमांड है, जैसे कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी लोड मैनेजमेंट, उसको सिखाने की बात की गई है कि किस तरीके से कोई राज्य अपना 70 से 80% रिन्यूएबल एनर्जी लोड मैनेजमेंट प्रोसेस में ला सकती है, जिसके कारण क्या होगा कि जो बिजली की जो खपत है वो किस तरीके से ट्रांसफर करना है इंडस्ट्री से कंज्यूमर्स की ओर, किस तरीके से इसमें बैलेंस बना के रखना है, ग्रीन एनर्जी इसमें कितना यूज करना है, उसके रिलेटेड ट्रेडिंग को कितना यूज करना है। तो इसमें पूरी जो है टेक्निकल बातें इसमें की गई है। स्मार्ट मीटर्स का भी जिक्र है, टाइम ऑफ डे टैरिफ एंड ओवरऑल डिमांड रिस्पांस प्रोग्राम का भी इसमें मेंशन किया गया है। सो दिस इज बेसिकली अ रिपोर्ट जॉइंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट थ्रेड में मुझे बताएंगे, राइट। और आज की हमारी फाइनल स्टोरी, पर्सनैलिटी इन न्यूज़, चंद्रशेखर आज़ाद। 23 जुलाई को इनका जन्म हुआ था 1906 में। कहाँ पे पैदा हुए थे? तो अलीराजपुर ज़िला जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर 15 साल के थे तो उन्होंने एनसीएम ज्वाइन किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर बाद में वो मूवमेंट मतलब कैंसिल हो गया, मतलब सस्पेंड कर दिया गया, उसको खत्म कर डिसॉल्व कर दिया गया। तो इससे बहुत दुखी थे वो। आज़ाद की कहानी यह है कि 1921 में 15 साल के थे और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया। फिर बाद में जब उसे डिसॉल्व कर दिया गया गांधी जी द्वारा, तो उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसको ज्वाइन किया। ये एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो जिसका गठन 1924 में किया गया था। और इनमें जो कुछ मतलब फाउंडिंग फिगर्स थे, काफ़ी मतलब फेमस नाम थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली। अनुशूलन जो समिति है, जो अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त बंगाल के तरफ में, तो उसका ही एक ये दूसरा वर्जन था। फिर 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई, जिसमें मतलब ट्रेन लूटा गया, और इसको जो एग्जीक्यूट किया वो खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने किया, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहिरी और मनमथना गुप्ता, इन्होंने जो है इसको एग्जीक्यूट किया। बाद में फिर एचआरए को रीऑर्गेनाइज किया गया और इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया? 1928 में। कहाँ पर? फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। तो फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये स्टेडियम है बेसिकली, तो इसका न्यू नेम क्या है आप मुझे बताइए, राइट। उसके बाद फिर इन्होंने प्लानिंग की कि किस तरीके से लाला लाजपत राय के जो मौत है उसका हम बदला लें ब्रिटिश पुलिसमैन से। और इन्होंने जेपी सॉन्डर्स को मारने की पूरी तरीके से प्लानिंग की, लेकिन मार किसी और को दिया था गलती से। बाद में इन्होंने चार्ज भी लिया, और एक तरीके से कहा जाता है कि भगत सिंह को भी इन्होंने ही गाइड किया था, एक तरीके के उनके दोस्त भी थे और गुरु भी कह सकते हैं कि गुरु भी थे। तो आज़ाद जो थे बेसिकली आज़ाद ही रहे। उन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली थी आज़ाद पार्क में, जब वो पूरी तरफ से घिर गए थे सभी मतलब ब्रिटिश पुलिसमैन से, तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली थी, क्योंकि वो कभी भी अरेस्ट नहीं होना चाहते थे और कभी अरेस्ट हुए भी नहीं थे, हमेशा फेस बदल के बाहर निकल जाते थे। तो दिस इज़ द ब्रीफ स्टोरी ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि एचआरए, एचएसआरए और इनका क्या मतलब योगदान वगैरह रहा है, तो उसको थोड़ा आप ध्यान दे दीजिएगा, राइट। चलते हैं अपने एमसीक्यू सेशन की ओर। आज के 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप हैं। सबसे पहला, आदर्श स्मारक स्कीम, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। इट इज़ अ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री। सेकेंड, इट इज़ अ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कमेंट थ्रेड में पार्टिसिपेट कीजिए। सेकेंड, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बेसिकली यूनेस्को का इनिशिएटिव है। In India, this project is being implemented in collaboration with Ministry of Tourism. Varanasi and Ajmer are the cities selected under this project. Which of the following options are correct? Just post your answer in the comment thread. Third is, which of the following act provides legal basis for setting up of asset reconstruction companies ARCs in India? सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2012 एंड सरफेजी एक्ट 2002। तो दीज आर द 3 MCQs। इसके आप आंसर जरूर पार्टिसिपेट कीजिए एग्जाम में, पक्की इसी से मिलते जुलते या फिर इसी के अराउंड के कॉन्सेप्ट्स पे आपको सवाल जरूर देखने को मिलेंगे।
पिछले सेशन में जो हमने सवाल लिए थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली स्माइल स्कीम किससे रिलेटेड है? इंश्योरिंग कंप्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द बेगिंग। तो बेगिंग में जो मतलब लोग एंगेज हैं उनको किस तरीके से चीज़ें मुहैया करानी है, उनके लाइफ स्टाइल को मतलब बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो ये पूरा इस स्कीम में है। सेकेंड, कापू कम्युनिटी अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में थी, तो ये कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है? दिस कम्युनिटी बेसिकली बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसका जो सर्टिफिकेशन है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन, इसका इनिशिएटिव है, तो WHO का ये इनिशिएटिव है, ये आपको ध्यान रखना है। WHO इसमें थोड़ा सा और सा लगेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वर्ड है ना, तो आप सोचोगे कि WTO होगा, लेकिन WTO नहीं है, द आंसर इज WHO। तो यह थे 3 सवाल। इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स रनिंग है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आइए एनरोल कीजिए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। हम अगले सेशन में फिर हमारी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।